मुझे पहले माँ ने संभाला, बीवी आई तो उसने भी, बच्चे भी पूरा सहयोग देते हैं और पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये कारवां लास्ट तक इसी तरीके में अपने घर परिवार समाज को लेकर, आप जैसे भाइयों को लेकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में ना बंटने वालों को लेकर, जाति में ना बंटने वालों को लेकर साथ लेके चल पाऊँ। मैं यही खुदा से, परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से, कुदरत से, क्योंकि कुदरत के ही बनाए हम सब हैं, झोली फैलाकर आशीष लेना चाहता हूँ कि मुझे सेवा का मौका इसी तरीके मिले। धन्यवाद। बंदे। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद सरदार उपकार सिंह जी व उनकी समस्त समर्पित टीम। आज का जो कार्यक्रम हल्ला मोहल्ला जो है और बेगमपुरा नाको बेरी नाही बिगाना, और दूसरा जो विशेष विषय है कि इंसानियत और उसी इंसानियत को बुनियाद देने वाला हमारा व्यवहार। दुनिया के इतिहास में विश्व भर में विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं ने जन्म लिया और वो सभ्यताएं विकसित हुई। उन सभ्यताओं के अंदर विभिन्न प्रकार के कानून कायदे लिखे गए। उस कानून कायदे के मुताबिक लोगों ने व्यवहार करना सीखा। उस सभ्यता का अपना एक इतिहास डेवलप हुआ, माने लोकाचार। तो दुनिया की सारी व्यवस्थाओं में जिस प्रकार इथियोस डेवलप हुआ, एक लोकाचार विकसित हुआ, ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश में एक ऐसे लोकाचार को विकसित करने की आवश्यकता है, एक ऐसे इथियोस को डेवलप करने की आवश्यकता है जो सार्वभौमिक हो। मेरा ये शब्द सार्वभौमिक और इथियोस यानी लोकाचार, एक ऐसी समझ, एक ऐसा आचरण जो किसी एक मोहल्ले में अच्छा न हो, एक गांव के लिए अच्छा न हो और एक विशेष धर्म अथवा जाति के लिए अच्छा ना हो, वो इंसानियत के लिए अच्छा हो, समाज के हर कोने के लिए अच्छा हो। ऐसा व्यवहार, ऐसे मूल्य जिन्हें मैं कहता हूँ सार्वभौमिक लोकाचार, सार्वभौमिक व्यवहार। हमारे पास एक जाति के रूप में, एक जाति के सदस्य के रूप में, एक धर्म विशेष के सदस्य के रूप में अपने आदर्श हैं। आदर्शों को मैं साधारण भाषा में कहता हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ नैतिक बातें जो शायद हमारी दादी ने, हमारी मम्मी ने, हमारे पिता ने और क्लास के अंदर हमारे टीचर ने हमें सिखाई हो, मोहल्ले के किसी बड़े बुजुर्ग ने सिखाई हो, वो वैल्यू, वो नैतिक बातें दो प्रकार की हो सकती है। एक वो जो एक गांव विशेष में अच्छी हो, पूरी की पूरी तरह अच्छी हो, और अगले गांव में जाकर आधी अच्छी और आधी बुरी हो जाए। उससे आगे जब हम 4 गांव और जाएं तो हो सकता है पूरी की पूरी गलत हो जाए, और उससे और 4 गांव आगे जाएं तो हो सकता है पूरी की पूरी फिर सही हो जाए। इसे फिलॉसफिकल लैंग्वेज में कहते हैं कंडीशनल वैल्यू, कि कंडीशन पर निर्भर करता है कि कंडीशन कैसी है, जगह कैसी है, वहाँ के लोगों की समझ कैसी है और उनके अपने स्थानीय वैल्यूज़ क्या है। और दूसरा होता है अनकंडीशनल वैल्यू, जो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक माने कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 गांव पार कर जाओ, किसी देश की सीमाओं को पार कर जाओ, वो अच्छी बात अच्छी ही रहेगी, बुरी नहीं हो सकती। दैट इज अनकंडीशनल वैल्यू, माने वो किसी समय या स्थान पे निर्भर नहीं करती है। मूल्यों की चर्चा करना, अच्छी अच्छी बातों का आलाप करना स्टोरी टेलर लोगों का काम है। आप कभी मनोविज्ञान में पढ़िएगा
एक रोगी होता है जिसे कहते हैं पैथोलॉजिकल लायर, माने रोगात्मक झूठ बोलना। और कोरोना काल में ऐसे जो रोगी थे वो प्रकट हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के इलाज बता रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ सुना रहे थे, ऐसा करो इलाज हो जाएगा, वैसा करो इलाज हो जाएगा। उनमें से एक उदाहरण मैंने देखा, नोट किया डिटेल से। तो जब उनको पूछा गया कि आपने ऐसा बोला क्यों सोशल मीडिया पे जा करके, क्या आपने रिसर्च कर रखी थी कोरोना से पहले कि ऐसे ऐसे करने से इलाज हो जाता है? तो उन्होंने कहा जी बस मुझे शौक है यूं ही बोलने का, गांव की चौपाल में, गुआड़ में, सत में, पंजाबी में कहते हैं जिसे, उसी आदत में बोल दिया और वो वीडियो वायरल हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आदतन बोला हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बात गलत है। अगर कोई दिक्कत होती है तो सब लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर मैंने स्टडी किया गहरे में जाकर, तो मुझे पता चला इस बीमारी का नाम है पैथोलॉजिकल लायर, रोगात्मक झूठ बोलना। उन लोगों के लक्षण क्या होते हैं? वो सबसे अच्छा बोल लेते हैं, कहानी को ऐसी रिदम में आलाप करते हैं कि आप सुनने के लिए राजी हो जाओ, और वो आपको यहाँ भी तैयार कर लेगा कि आप उसे टोके नहीं। मगर जब व्यवहार करने की बात आती है तब वो व्यवहार वैसा नहीं कर पाता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सल वैल्यूज, लोकाचार, वो सीख, वो समझ जिसकी बुनियाद पे वो निर्णय लेता है। अब मैं जब बार बार इस शब्द को प्रयोग करूंगा व्यवहार व्यवहार, तो हो सकता अभी अभी सवाल आया आपके जहन में, और या फिर सोने से ठीक पहले आप सोच रहे होंगे कि आफ्टर ऑल हाउ टू बिहेव as a member of society, that to modern society, well educated society, how to behave। तब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। व्यवहार करने से मेरा अर्थ है, तात्पर्य है कि जब भी आप अपने दैनिक जीवन में निर्णय लें, प्राथमिकताएं पहचाने, शब्दों को पकड़िएगा, निर्णय लें, प्राथमिकताएं पहचाने, और जब चुनाव करें एनी वन ऑफ टू और मोर वंस, तो फिर आपको होश में रहना पड़ेगा। विथ कॉन्शियस माइंड यू हैव टू चूज, सेलेक्ट एनी वन और एनी टू। आपको होश में रहना पड़ेगा कि मैं जो निर्णय निर्माण कर रहा हूं, मैं निर्णय जो ले रहा हूं, मैं जो तैयारी कर रहा हूं कि मुझे किसी की बात का जवाब कैसे देना है, रिस्पॉन्स कैसे देना है, कहीं मेरा चुनाव, मेरा सिलेक्शन मेरे ही द्वारा उद्घोषित किए गए मूल्यों के विपरीत तो नहीं है। ये बात, हम अलग अलग आदर्शों को, अलग अलग संस्कृति को रखने वाले लोग हैं। संस्कृतियां भिन्न हो सकती है, क्योंकि संस्कृतियां समय के कारण, भौतिकी संसाधन के कारण भी पैदा होती हैं, अपने ढंग से पैदा होती हैं, और उनको फिलोसफिकल जो चिंतन है, जो मूल्य हैं, वो पैदा करते हैं। उनमें जो विविधताएं हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। मगर जिन मूल्यों की बात हम आज इस मंच पे कर रहे हैं, भारतीय नागरिक के रूप में, विशेष करके भारतीय नागरिक के रूप में हमें ऐसा लोकाचार पैदा करने की ज़रूरत है, ऐसे मूल्यों पे पहरेदारी करने की ज़रूरत है जो हमारे दैनिक जीवन में, चाहे हम बस में यात्रा कर रहे हों या कहीं शादी ब्याह में, सत्संग में, बातों में हिस्सा ले रहे हों, तब हमारा जवाब हमारे मूल्यों से प्रेरित होना चाहिए। हम हार जीत न करने लग जाएं कि देखो मुझे ये भले ही चार लोग हैं, मुझे दबना नहीं है। एक बौद्ध के रूप में मुझे हारना नहीं है, एक सिख के रूप में मुझे आपसे हारना नहीं है, एक हिंदू के रूप में, एक मुस्लिम के रूप में मुझे हारना नहीं है। ये ठीक नहीं है, हार जीत हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि जिन मूल्यों की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके पास भी है, मगर बेहोशी के कारण हार जीत हो गई है। मैंने अचानक से उग्र भाषा में क्या बोला, आप तैयार हो गए कि मुझे हारना नहीं है। असल में हराना भी है तो नासमझी को हराइए, हराना भी है तो बेहोशी को हराइए। अंततः इन मूल्यों को जीतना ही है, क्योंकि ये सच है और सच को परेशान किया जा सकता है, वो परेशान हो भी सकता है,
मगर छुपा नहीं रह सकता। अंततः उसकी सूचना आपके अंतःकरण तक जाएगी ही जाएगी। मैं पुनः लौटता हूँ अपने शब्द पे। तो जब मैंने कहा कि हमारे जो मूल्य हैं उन्हीं के आधार पे हम जब अपनी बात कहेंगे और ये होश में रहेंगे कि हम जो कह रहे हैं क्या वो हमारे ही मूल्यों से प्रेरित है कि जाने अनजाने में हम उकसाव में आकर न हारने का फैसला कर लिया है। महाकारुणिक बुद्ध के पास एक बार कोई व्यक्ति गया और वो जल्दबाजी में था। उसने कहा कि हे तथागत, आप ना जल्दी जल्दी मुझे धर्म बता दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं और भी जाना है। तो बुद्ध कहने लगे, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। इसका अर्थ है कि सभी पापों को न करना और सभी कुशल कर्मों को करना। दो बात, सभी अकुशल कर्मों को न करना और सभी कुशल कर्मों को करना। और तीसरी बात है सचेत रहना, सचित, समग्र चित्त के साथ रहना, होश में रहना, पहरेदारी करना अपने चित्त पे कि विचार उठा कहाँ है, गहराई से। जहां से विचार उठा है वह विचार जोर पकड़ने वाला है और वो विचार आपके शब्दों में तब्दील होने वाला है। और जो ही शब्दों में तब्दील होगा वो कोई वाक्य का निर्माण करेगा और आपके द्वारा बोला गया सेंटेंस डेफिनेशन होगी। डेफिनेटली इट वुड बी अ डेफिनेशन, और वो आपको अभिव्यक्त करेगी, आपके जीवन का निर्माण करेगी, आपकी वृत्ति को पैदा करेगी, माने आपकी आजीविका को जन्म देगी। तो पहरेदारी कहाँ करनी है? चित्त पे। वो कैसे, किस प्रवृत्ति को चित्त बार बार जन्म देता है? तो सुनने वाले की उम्र काफी थी। उन्होंने कहा कि तथागत इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सभी जानते हैं, बुरे कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म करना। मगर एक बात ध्यान देने वाली है, ये होश क्या है, ये सचित क्या है, ये समग्र चित्त क्या है, मेडिटेटिव माइंड क्या है, माइंडफुलनेस क्या है, जो भी टर्म ठीक रहे। तो बुद्ध कहने लगे, हाँ सुनने में तो सबने सुना है, मगर पालन करने की बारी आ जाए तब बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। तो आज मैं इस चिंतन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं और हम भी होश में आए कि अगर हमारी आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, पवित्र जो ग्रंथ हैं, जहाँ से हम अपने वैल्यूज़ लेते हैं, अपने आदर्श यहाँ रखते हैं, उनको होश में रखना है सचेत। हम ये नहीं माने कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही होना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। अंतिम शब्द है बुद्ध के, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लंबा नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहने लगे, हे आनंद, मेरे जाने के बाद आपको चिंतित नहीं होना है। मेरे जाने के बाद आप किसी भी बात को इसीलिए मत मानना कि मैं कह रहा हूं। क्या किसी बात को इस आधार पे सत्य मान लिया जाए? क्या किसी बात को इसी आधार पे सार्वभौमिक मान लिया जाए कि वो मैंने कही है? और आनंद, किसी बात को इसी लिए भी सच मत मानना कि कोई आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, कोई नाम वाला व्यक्ति बोल रहा है और कोई बड़े मीठे और आकर्षित ढंग से बोल रहा है। ये आनंद, किसी बात को इसीलिए भी सच मत मान लेना कि वो किसी शिलालेख में लिखी हुई है अथवा बहुत सारे लोगों द्वारा एक परंपरा के रूप में की जा रही है। तो आनंद पूछते हैं कि ये तथागत, फिर किस बात को माने और किसको छोड़ें? हम चुनाव कैसे करें, निर्णय कैसे लें? तो बुद्ध कहने लगे, आनंद, पहले जांचना, तर्क की कसौटी पे कसना, अनुभव लेना, एक्सपीरियंस करना, चित्त को गहरा करना और उसके गहराई तक जाना, संशय की संभावना को जीरो कर देना, संशय की संभावना को जीरो कर देना, तब जो निकल कर आए उसे स्वीकार करना, उसे ही मानना, और एक विशेष बात कि वो मानव कल्याण की हो। अंतिम एक शब्द। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो मेरे ही कहे जाने से स्वतंत्र है। कोई भी बात बुद्ध के कहने से घटित नहीं होती है। मैं मेरे शब्द को व्यापक करूंगा। होश में सुनना आप,
जब मैं बुद्ध बुद्ध बार बार कह रहा हूं तो आप समझिए मैं सारे ही बुद्ध महापुरुषों की बात कर रहा हूं। बस भाषा का फर्क है, क्योंकि मैं बार बार नाम लूंगा तो फिर समय लंबी हो जाएगी बात। तो बुद्ध से मतलब सिद्धार्थ से बिल्कुल नहीं है। और मुझे आप सरदार उपकार सिंह जी की 2 मिनट की बात ही हमारी मित्रता हो गई 2 मिनट में। इन्होंने जो बात कही वो अंतिम बात थी कि जब भी कोई ज्ञान पैदा करता है, ज्ञान की बात बोलता है, सत्य को उद्घाटित करता है, वह सत्य, वो मूल्य, वो आदर्श उसके द्वारा कहे जाने से स्वतंत्र होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो भी आदर्श, नैतिक आचरण, पवित्र ग्रंथ जो हमारे पास है, हम किसी काया का जो रूप दिख रहा है उससे न चिपकाएं। उससे चिपकाने से होता क्या है, हम डॉक्टर का गुणगान करने लग जाते हैं और दवाई पीछे छूट जाती है और बीमारी लगातार बढ़ रही है। इसीलिए बुद्ध के ये अंतिम वचन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए, और हमारी जो क्लास है, एजुकेशन है, उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो सूचनाएं दे रहा है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। सूचनाओं का संग्रह एक विधि से उपलब्ध करा रहा है कि आपको पेपर में जवाब कैसे देना है, वो मूल्यों को नहीं पढ़ा रहा, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे। उसका कारण है, पहले जब कोई आश्रम में पढ़ाई होती थी तो जो गुरुजी खुद जी रहे हैं वो ही पढ़ाते थे। अब पढ़ाने वाला टीचर का अपने निजी विचार, उसकी धारणाएं, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका कल्चर अपना है, और बच्चों को वो पढ़ा कुछ और रहा है। तो वो कहता है इसको रट्टा कैसे मारना है, हाउ टू मग अप प्रॉपरली टू आंसर टू एवरी क्वेश्चन। ये बड़ी गड़बड़ है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी फिर आपकी ही बन जाती है, हमारी ही बन जाती है कि हम इन मूल्यों की प्रेरणा लगातार करें। और मैं इस होला मोहल्ला जो टीम है और इनका जो विषय है, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का मैं साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा कि दीदार सिंह वीर जी आएँ। हाँ जी, बनते जी, इधर ही हो। दीदार सिंह वीर जी इनको सम्मानित करें। बोले सोनिया